और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, इस वक्त पहाड़ों का हाल ये है कि कई जगहों पर पैर तक रखने की जगह नहीं है। यहाँ के होटल करीब करीब बुक हो चुके हैं। जो मनाली, शिमला या फिर मसूरी पहुंच चुके हैं वो खुद को खुशनसीब मान रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ों पर जाने का प्लान कर रहे हैं उनकी हिम्मत पहाड़ों का ट्रैफिक देखकर टूट सी जा रही है। अब जाहिर है पहाड़ों पर इस वक्त पर्यटन का जबरदस्त बोझ है। हाल ये है कि चंद किलोमीटर की दूरी के लिए लोगों को 3 से 4 घंटों तक का वक्त लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि टूरिज्म पहाड़ों के लिए जरूरी भी है और अब पहाड़ों की मजबूरी भी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों पर जाने की ये जिद क्यों है। सवाल ये भी है कि क्या हमारे पहाड़ या फिर हमारे हिल स्टेशन इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट की खातिरदारी के लिए तैयार है। और सबसे बड़ा सवाल पहाड़ की उस सेहत का जो कि पुरानी भी है और बेहद जरूरी भी है। तो मेहमानों से पहाड़ों के इस धर्म संकट को समझने की करेंगे हम कोशिश, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या है पहाड़ों का इस वक्त हाल। वैसे तो इस गाड़ी को गुजरना था लाहौल मनाली के रास्ते से, लेकिन ये गाड़ी गुजरी कुछ इस तरह बहती नदी के बीच से। हुआ यूं कि जो जनाब इस गाड़ी को चला रहे थे वो बड़े अरमान लेकर घर से निकले थे। सोचा था वक्त पर अपनी पसंदीदा जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन पहाड़ों पर पहुंचकर जनाब जाम में ऐसे फंसे कि कुछ घंटों में आपा खो बैठे। फिर क्या था, गाड़ी रास्ते से सीधे नदी में उतार दी, लेकिन उनका ये वीडियो वायरल हो गया और जनाब का अच्छा खासा चालान कट गया। अब जरा ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये तस्वीरें अटल टनल के पास की हैं। ड्रोन कैमरे में आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों का लंबा काफिला यहाँ मौजूद है और कुछ गाड़ियाँ धीरे धीरे रेंगते हुए टनल से गुजर रही हैं। ट्रैफिक का हाल ये है कि लाहौल और स्पीति में ड्रोन से ट्रैफिक की निगरानी की जा रही है और पुलिस को गाड़ियों के लिए आगे का रास्ता बनाना पड़ रहा है। बर्फ देखने के लिए आए और चूंकि जो बर्फ है वो हमारे लाहौल डिस्ट्रिक्ट में सिस्सू और कोकसर साइड में ही है, तो मैक्सिमम जो टूरिस्ट है वो मनाली सोलंग नाला से क्रॉस करके अटल टनल के थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए। और कल का फिगर है कि अप्रोक्स 12,000 गाड़ियां आई थी, जिसमें कि अराउंड 65,000 टूरिस्ट थे। और आज का जो डेटा है सुबह से 8 बजे से लेके अभी शाम के 6 बजे तक, तो आज 12,336 गाड़ियां एंटर कर चुकी हैं, प्लस माइनस 200-300 और होगा। और अप्रोक्स जो टूरिस्ट हैं वो 60 से 70,000 टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए हैं। कुछ साल पहले तक लाहौल में नवंबर से लेकर अप्रैल तक टूरिस्ट की आवाजाही ना के बराबर हुआ करती थी, लेकिन टनल बनने के बाद हालात बदल चुके हैं। पिछले 2 दिनों की बात करें तो टनल से हजारों गाड़ियां गुजर चुकी हैं और गाड़ियों की जबरदस्त आवाजाही के चलते ट्रैफिक कंट्रोल करने में पुलिस को खासी दुश्वारियां आ रही हैं। जाहिर है जो आ रहा है वो घंटों ट्रैफिक जाम में फंसकर अपनी पसंदीदा जगह पहुंच पा रहा है। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर दौड़ा लीजिए। वैसे तो ये तस्वीरें क्रिसमस से पहले की हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अभी नए साल तक मनाली जाने वाली सड़कों का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ भी पर्यटकों की आवाजाही से ट्रैफिक का पूरा मैनेजमेंट तहस नहस नजर आ रहा है। घंटों घंटों तक लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। हिमाचल के सोलन में भी ट्रैफिक पुलिस के लिए नए साल का जश्न चुनौतियां लेकर आया है। यहाँ पर्यटकों की आवाजाही पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। शिमला और सोलन के बीच पड़ने वाले इस बैरियर से 24 घंटे के दौरान 16,000 गाड़ियां गुजर चुकी हैं। पुलिस को न केवल ट्रैफिक के प्रेशर से जूझना पड़ रहा है, बल्कि सुरक्षा के नजरिए से भी उसके लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। उस टूरिस्टों से मेरा यही आग्रह है कि अपने आए और स्मूथली, और जो भी पुलिस गाइड बताती है तो नेचुरली उस गाइडलाइंस को फॉलो करें। पुलिस भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उनको फॉलो कर रही है, उसी के अनुसार कार्य करें। साफ है कुछ सालों में पहाड़ों पर जिस तरह से ट्रैफिक का बोझ बढ़ा है उसने कुछ चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। पहली चिंता ये कि क्या हमारे पहाड़ पर्यटन का ऐसा हैवी बोझ उठाने को सचमुच तैयार हैं? सवाल ये भी कि जिस तरह गाड़ियों का सैलाब पहाड़ों पर उमड़ रहा है वो पहाड़ों की सेहत के लिए ठीक है?
सवाल नंबर 3, पर्यटन के कारोबार के बीच कहीं स्थानीय लोगों के चिंताओं की अनदेखी तो नहीं की जा रही? ये वो अहम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। मनाली से मनिंदर अरोड़ा और सोलन से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस वक्त हमारे हिल स्टेशन का क्या हाल है ये आपने देख लिया। चलिए हमारे तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर आंचल शर्मा, फाउंडर द अर्थ एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव। आंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ गुमान सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर है हिमालय नीति अभियान। गुमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप साहनी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अमनदीप गर्ग, जो कि स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट है। संदीप जी, अमनदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले संदीप जी आपके पास आते हुए, देखिए हमने जो स्टोरी दिखाई है, अभी अभी जो खबर हमने दिखाई है, हम पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं। और जब भी ऐसा सीजन होता है, खास करके जब वेकेशनल सीजन होता है, तो इसी तरह की कहानी सामने आती है। और इस वक्त जो आंकड़े बताते हैं, अभी क्रिसमस के आसपास बताया जा रहा था कि पिछले 3 दिनों में शिमला की अगर सिर्फ हम बात करें तो लगभग 55,000 गाड़ियां थी, एक साथ अलग अलग राज्यों से पहुंची थी, 1.5 लाख लोग वहां पर मौजूद थे। ऐसे में ये बताइए कि क्या वहां के जो होटल्स हैं वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं इतने सारे मेहमानों के स्वागत के लिए? जी बिल्कुल, मैं खाली शिमला की बात नहीं करूंगा, मैं क्योंकि उत्तराखंड में रहता हूं। उत्तराखंड और हिमाचल में तकरीबन सारे पहाड़ी प्रदेशों के बारे में ये बात कह सकता हूं कि ये जो हॉलिडे सीजन है, इसके लिए होटल सारी तैयारी करते हैं और हम इसका इंतजार करते हैं। हमारे पहाड़ों की, सिर्फ होटल वालों की नहीं, हमारी पहाड़ी सारी प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। तो हमारे लिए रोजी रोटी की बात है, सिर्फ हमारी नहीं, हमारी प्रदेश सरकार का रेवेन्यू भी इससे आता है। तो टूरिज्म हम सबके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारी इकोनॉमी का। और हमारी चेष्टा और कोशिश ये रहती है हम कैसे अपने टूरिस्ट का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, उनकी कैसे सेवा कर सके। एंड वी रियली वेलकम ऑल द टूरिस्ट कमिंग एट दिस टाइम। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ अब यहां पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आंचल जी। आंचल जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, एक साथ जब हम देखते हैं कि हजारों हजार लोग, लाखों लोग कई जगह यहां जुटे हुए हैं, तो क्या वाकई हमारी धरती और ये क्लाइमेट, जिस तरह से इतने सारे लोग एक जगह जुटते हैं, हम देखते हैं उतना ही ज्यादा वहां प्रदूषण भी बढ़ता है, गाड़ियों का प्रदूषण। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि एक साथ इतनी गाड़ियां वहां पर, अब 6-6 घंटे 7-7 घंटे जाम में लोग फंसे हुए हैं, वो पोल्यूशन, तो वो पूरे इलाके को, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए खास करके हम वहां पर पहुंचते हैं, तो क्या उसको हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि 1 साल हो गया जोशीमठ को। अब बल्कि पिछले साल 23-24 दिसंबर को ही लोगों ने आंदोलन किया था, कहा था कि दरारें आ गई है हमारे घरों में। और आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हम वहीं बैठ के कह रहे हैं कि कैरिंग कैपेसिटी क्यों नहीं करते हम। हमारे पहाड़ तैयार नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो 1.5 लाख 2-2 दिन में पहुंच जाते हैं। हमारी गाड़ियां होती हैं, साथ में खूब सारे लोग होते हैं, पोल्यूशन फैलता है, फिर सीवेज मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा ठीक से वहां पे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जिस चीज को हम देखने जा रहे हैं वो ही अगर खत्म हो जाए तो फिर पहाड़ों में जो पानी के स्रोत हैं वो खत्म हो जाए, क्योंकि आप पहाड़ काट रहे हैं, जंगलों को खत्म कर रहे हैं ताकि और टूरिस्ट जाए। देखिए, टूरिज्म भी इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है, जहाँ पे पर्यावरण की बचाव हो और जो टूरिस्ट है वो भी हर साल आराम से आए और जो लोकल लोग हैं वो भी आराम से रहे। क्योंकि टूरिस्ट 2-3 दिन आता है, चला जाता है, और जो लोकल आदमी है उसको बहुत इसका प्रभाव झेलना पड़ता है, क्योंकि पानी की कमी होती है, फिर बहुत सारा सीवेज मैनेजमेंट नहीं है, उसके बाद पोल्यूशन बहुत हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे कैरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, जोशीमठ की बात कर लीजिए, इतना बड़ा उदाहरण है। आप जम्मू में किश्तवाड़ की बात कर लीजिए, वहां पर भी दरारें आई थी। तो हिमाचल में भी देख लीजिए, मसूरी में भी दरारें आ रही है। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है कैरिंग कैपेसिटी का। बिल्कुल, और हमें इस चीज को बिल्कुल इसी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं अमनदीप जी से। अमनदीप, चूंकि आप स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट है, आप ये बताइए, पहाड़ों को लेकर तो कई कायदे, नियम, कानून बनाए गए हैं, हमारी सरकार की तरफ से भी बनाए गए हैं, और ये भी कहा गया है जो प्लेन्स में खास करके लोग रहते हैं वो वहां पर जाके घर भी खरीद नहीं सकते हैं, और तमाम तरह के नियम, कायदे, कानून है। ऐसे में
ये जो एकाएक 1.5 लाख लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच जाती है और जिस तरह से अब उनकी व्यवस्था के लिए, ताकि पर्यटकों को दिक्कत ना हो, बताया जा रहा है कि टनल पार्किंग की व्यवस्था अब की जा रही है, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में जो वहां रह रहे हैं, जो वहां के निवासी हैं, उनको किस किस तरह की दिक्कत आने वाले समय में आ सकती है? में अगर हम स्ट्रक्चरल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे जो उत्तराखंड या हिमाचल के पहाड़ हैं वो जनरली काफी हार्ड स्टेबल पहाड़ हैं। कुछ जगह छोड़ दीजिए, अगर हम जोशीमठ या उत्तरकाशी की बात अगर हम करें, उनको अगर छोड़ दें तो अदरवाइज हमारे जो हिमाचल के जो पहाड़ हैं या उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, हिमालय के जो पहाड़ हैं, वो काफी हार्ड स्ट्रेटा है, काफी हार्ड रॉक है। तो अगर हम वहाँ पर सिस्टमेटिक प्लानिंग करके डेवलपमेंट करते हैं, अगर हमारी टाउन प्लानिंग ठीक तरीके से होती है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। बट इसमें एक छोटा सा कॉशन मैं जरूर देना चाहूंगा कि होटल्स जब, क्योंकि टूरिस्ट सीजन के लिए जब तैयारी होती है तो बहुत तेजी से नंबर ऑफ एकोमोडेशन बढ़ाए जाते हैं, और ऐसे में कभी कभी जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी की उतनी ध्यान नहीं रखी जाती है। वो जो हमारी फाउंडेशंस हैं जो बिल्डिंग्स के लिए, वो प्रॉपर तरीके से बने। एक पहाड़ों के लिए अभी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा सारा जो हिमालय का जो पूरा बेल्ट है, ये अर्थक्वेक के नजरिए से भी काफी सेंसिटिव है। तो अगर कोई भूकंप आता है तो भूकंप आने के बाद जो बिल्डिंग की सेफ्टी या स्ट्रक्चर की जो हमारी पूरी की व्यवस्था है वो सारी ठीक रहे, उसके लिए हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तरीके से बना हुआ होना चाहिए। तो चाहे वो फाउंडेशन है, और मैं ब्रीफ में बोलूंगा कि हमारी जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाइट वेट होनी चाहिए और उसकी डक्टिलिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो अर्थक्वेक वगैरह भी झेल सके। बट अभी जैसे आपने बोला कि ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो इतना लोड अचानक से पड़ता है हमारे हिल्स के ऊपर, उसको हम किस नजरिए से देखते हैं। तो मेरा कहना ये होगा कि अगर हम सिस्टमेटिक प्लानिंग के हिसाब से देखें तो हमारे हिमाचल और उत्तराखंड या किसी भी तरह की जो हमारी हिमालय की पहाड़ियां हैं वो काफी हद तक स्टेबल हैं, इन द सेंस कि वो रॉक्स काफी स्टेबल हैं। बट अगर जो बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, वो अगर हम ठीक से क्रिएट करें तो कोई रिस्क वाली बात नहीं। गुमान सिंह जी, चूंकि आप कोऑर्डिनेटर हैं हिमालय नीति अभियान के, ये बताइए कि देखिए खास करके जो प्लेन्स में रहते हैं लोग, उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है कि वो पहाड़ों पर जाए, हिमालय को करीब से देखने की वो कोशिश करे, जो सौंदर्य है, नेचुरल कह लीजिए जो ब्यूटी है, वो देखने की वो कोशिश करे। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम खुद उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? और कहते हैं पहले भी पहाड़ों में पहले जिस तरह की खूबसूरती देखने को, पहले जो ठंड मिलती थी, वो अब नहीं मिलती है, और ग्लोबल वार्मिंग हम सभी जानते हैं, उसके शिकार हम हैं। ऐसे में कैसे हम जो नेचुरल ब्यूटी है, जो हमारी सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता, उसे भी बचाए रख सके और टूरिज्म भी चलता रहे? डेफिनेटली देखिए, पहले पहाड़ की प्रकृति को समझना चाहिए। ये जो बात हो रही है, हिमालय सबसे फ्रजाइल एरिया है, इस बात को इनकार नहीं करना चाहिए, सच मानना चाहिए हमें। दुनिया में सबसे कच्चे पहाड़ हिमालय के हैं। दूसरी बात, भूकंप संवेदी इलाका है, सब जानते हैं हम। अभी सवाल उत्तराखंड का उठाया था, जोशीमठ का, इस तरह की स्थितियां हिमाचल में भी लगातार इस बार कितना नुकसान हुआ है वो सब हम जानते हैं। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि हम हिमाचल और पहाड़ के लोग हैं, हमारी आजीविका का क्या है समाधान इसमें? क्या हम आजीविका का इससे कमा रहे हैं, या हम अपने एक प्लेग्राउंड दे रहे हैं जो बाहर की इन्वेस्टमेंट के लिए जो यहाँ आए? ये भी एक सवाल उठता है। और इस वजह से कई जगह रिसोर्सिस के कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। होटलों को पानी जा रहा है, गांव वालों को पानी नहीं मिल रहा है। ये सवाल सिर्फ पानी का नहीं होगा, और भी लकड़ियां, जो जंगलों का कटान आज बड़े पैमाने पर हो रहा है, इस इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, और स्थानीय लोग जमीनें बेच रहे हैं या जाली इलीगल लीजें कर रहे हैं और वहां पर ऑपरेट कोई और कर रहे हैं। इस तरह से ये जो है, ये जो मॉडल है, ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल है। हम कह रहे हैं कि भाई पहाड़ की प्रकृति को समझिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होना चाहिए उसको समझना चाहिए, साथ में यहाँ के स्थानीय लोगों की, जनता की कैसे हित रक्षा हो। ये दो बात, पहाड़ और पहाड़ के लोगों की रक्षा, ये पहला मंत्र होना चाहिए। या हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम पहाड़ी हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि पहाड़ की इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से पूरा भारत और पूरा साउथ ईस्ट एशिया को नुकसान होगा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग का आपने सवाल उठाया, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज इस सेंचुरी में हुआ है वो हिमालय में हुआ है, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में।
सबसे ज्यादा ग्लेशियर यहाँ डिप्लीट कर रहे हैं। इन सच्चाइयों को समझना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो चौकन्ना हो गया, इस पर हैरान मुझे हूँ। लगता है कि संदीप जी आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि वाकई जो वहां के लोकल्स हैं उन्हें पानी नहीं मिल रहा है और होटलों को पानी जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। नहीं मैम, मुनाफा ना कमा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे सके और सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी दे सके। मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो होटल वाले हैं वो पानी खरीदते हैं कमर्शियल रेट्स पे सरकार से, ताकि सरकार उसको सब्सिडाइज कर सके डोमेस्टिक यूजर के लिए। मैं भी पहाड़ी प्रदेश में रहता हूँ, पैदा यहाँ पे हुआ हूँ, मैं भी यहाँ की चीजें समझता हूँ। जहां तक बात बार बार जोशीमठ की आती है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एज अ लेमैन जो मैं कह रखा हूँ, जो मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, जहां पे जो एरिया सिंक करा था वो तो ऑलरेडी सॉफ्ट सॉइल पे कंस्ट्रक्शन हुई थी। जो अगर लैंडफिल साइट पे या सॉफ्ट सॉइल पे होगी और वहां पे प्रॉपर सुवेज और वाटर ड्रेनेज नहीं होगा, वो तो सेटल करेगा ना मैम। हमें कहीं पे एक मिडिल पाथ नहीं, लेकिन आप वो मिडिल पाथ एक अलग बात हो गई। आप संदीप जी ये बताइए, ये हम भी जानते हैं ना, देखिए ये हम भी जानते हैं, आज अगर हम बुकिंग कराने के लिए बैठते हैं तो पहाड़ों में शायद ही कोई एक ढंग का होटल हमें आज मिल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे होटल्स जो है वो आपके बुक हैं। हम टूरिज्म से इनकार नहीं करते, क्योंकि ये बात सही है कि वहां के लोगों के लिए टूरिज्म जो है बहुत जरूरी है, लेकिन लोकल्स का क्या? आज की डेट में, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूं, आज की डेट में हम ट्रेन लेके जा रहे हैं कर्णप्रयाग तक। टेक्नोलॉजी है हमारे पास। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम कैसे बॉर्डर तक चौड़ी सड़कें लेके जाएं जो कि हमारे बॉर्डर सिक्योर हो सके। सो वी आर लिविंग इन टाइम्स व्हेन वी हैव द टेक्नोलॉजी। नहीं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है वो मैं समझ रही हूं, लेकिन होटल एसोसिएशन नहीं, आप अपनी बात रखिए ना। जो आपसे मैं पूछना चाह रही हूं वो ये कि क्या ये सच नहीं है कि लोकल्स को, देखिए ऐसे ही हम जानते हैं कि पहाड़ों पर जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, पहाड़ों की जिंदगी बहुत कठिन होती है, और वैसे में अगर ये कह रहे हैं, सवाल उठ रहा है कि अगर लोकल्स का पानी या लोकल को दिक्कत पहुंचाकर उनकी बिजली लेकर अगर होटल वालों को दे दिया जाए तो ये गलत नहीं है उनके साथ? मैम जो पहाड़ में बिजनेस कर रहे हैं वो भी कहां से आए? वो भी पहाड़ के ही तो हैं। लेकिन वो सिर्फ अपना देख रहे हैं ना। आंचल जी आप कुछ कहना चाह रही थी। आंचल जी रुकिए, आंचल जी आप क्या कहना चाह रही थी? अभी जो इतना ट्रैफिक मनाली में, लाहौर में देखा गया, तो जो लोकल बंदा था जिसको इमरजेंसी है, एम्बुलेंस में जाना है, उन लोगों ने कितनी दिक्कतें देखी हैं। वो लोग रो रहे थे, कह रहे थे हम कैसे अपने घर जाएं। अब बताइए, 3 घंटे लगेंगे, हमारा घर बगल में है लेकिन इतना ट्रैफिक है, कोई रेगुलेशन नहीं है। फिर पानी की इतनी कमी हो जाती है लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि सादे की होटल भी जरूरी है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि होटल नहीं होने चाहिए, ये हमारी इकोनॉमी ऐसी बनी है कि ये सब दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक सरकार को आंकलन करना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि इतने ही टूरिस्ट आ सकते हैं। ये नहीं कि आप मन चाहे एक दिन में 1.5 लाख आ रहा है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। अभी हमने देखा 24 से 25 के दरमियान 2 दिन में 1.5 लाख बंदा गया है, जो अटल टनल से होकर गया है। अब आप बताइए, उतनी छोटी सी जगह है लाहौल में, वहां पे ग्लेशियर है, वहां पे ऑलरेडी लोग कितनी नीचे से सामान ढो के ऊपर खाना सब्जियां लेके जाते हैं, वो कैसे वहां पे रहेंगे? आप बताइए। इतना ट्रैफिक है, भीड़ भड़ाका होगा, वहां पे पानी की कमी होगी, पोल्यूशन। मैं आपको बताती हूँ, ऑलरेडी देहरादून की बात करूं तो 163 का इस समय AQI है, जो कि बिल्कुल सर्दियों का मतलब एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर तो 100 से कम होना चाहिए AQI, यहाँ 200 300 हो रहा है। और ये फैक्ट है, क्योंकि हमारा एक पेज भी है हिमालयन AQI, हम सुबह शाम का हर AQI डाटा उसमें डालते हैं, तो जम्मू कश्मीर का भी डालते हैं, श्रीनगर का भी कभी कभी 200 चला जाता है। तो कोई एक चेक होना चाहिए। अमनदीप जी यहाँ पर ये बताइए, देखिए चलिए हम समाधान की अगर बात करें तो ये तो हम देख रहे हैं कि देखिए जो पहाड़ी इलाकों में लोग जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो पहाड़ी जो लोग हैं और वहां के जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी भी आमदनी होती है, उनके लिए अच्छा है एक तरीके से। लेकिन अगर हम वहां पर देखिए, एज एफ नाउ जो वहां पर स्ट्रक्चर है, एज एफ नाउ जो टनल पार्किंग की बात की जा रही है, तो क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर आपको लगता है, या फिर नहीं? तो फिर क्या वैकल्पिक और व्यवस्था हो सकती है ताकि वहां के आम लोग जो हैं उन्हें भी परेशानी ना हो, जैसा आंचल जी कोट कर रही थी, और अदरवाइज भी जो यहां से लोग जा रहे हैं या दूसरे राज्यों से जो पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो?
देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी डेवलपमेंट, अमनदीप जी, रोजगार और उस स्टेट की जो अर्निंग है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्योंकि आप देखिए कि पलायन भी बहुत हुआ है, पहाड़ पहाड़ के इलाकों के युवा रोजगार के अभाव में दिल्ली की तरफ या मैदानी इलाकों की तरफ पलायन भी करते हैं। तो अगर हम उनको उनके गांव में उनकी जगह पर एक रोजगार दे पाते हैं, डेवलपमेंट दे पाते हैं, और वो सस्टेनेबल फॉर्मेट में होती है, तो एक इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो हमें पहला अप्रोच तो ये रखना पड़ेगा कि जो भी हम डेवलपमेंट को प्लान करें वो उस तरह से हो कि वो वहाँ की प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको ना नुकसान ना पहुंचाए। और जो ये रैंपेंट जो हम लोग कभी कभी हम देखते हैं कि ट्रैफिक इतना ज्यादा हमारा जो रोड तक पहुंच रहा है, उसको हम किस तरह से मैनेज करें। जैसे अभी हम कुछ अगर दुनिया के कुछ अच्छे इससे पहाड़ी देशों की बात करें तो वहां पर कुछ ऐसे प्लानिंग होती है कि कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक कारें जाती हैं, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था होती है, और उसके बाद की जो मोबिलिटी होती है वो डिफरेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो या पैदल हो या कोई दूसरे इको फ्रेंडली मोड्स के थ्रू हो, लोगों को भी बिल्कुल अमनदीप जी, बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास और आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आने वाले समय में अगर हम सोचे तो ऐसे कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं या फिर ऐसा कौन कौन सा और वैकल्पिक ऐसा जरिया हो सकता है जिससे कि नेचर को, प्रकृति को भी नुकसान ना हो, और साथ ही साथ जो लोग यहां से जा रहे हैं अलग अलग राज्यों से वेकेशन मोड में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उनको कम से कम 6-6 घंटे, 7-7 घंटे इस तरह से सड़क पर ना बिताना पड़े, जो कि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर संदीप जी आप ही के पास आते हुए, चूंकि आप प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, तो उन्हीं आम लोगों के लिए मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं, उनमें से हम भी शामिल हो सकते हैं, कि देखिए 6 से 7 घंटे जो है लोगों को सड़कों पर बिताने पड़ रहे हैं, जाम इतना ज्यादा है, कुछ कर ही नहीं सकते फिलहाल एज इफ नाउ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे देखते हुए। तो ऐसे में बताइए 12 बजे के आसपास जो है चेक इन टाइम रहता है किसी भी होटल में, भाई उन्हें कोई रियायत दी जाती है कि नहीं दी जाती है अगर वो लेट पहुंचते हैं तो? मैम लेट पहुंचने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आए। लेकिन हम दूसरे दिन रुकने देंगे नहीं? अगर एक ही दिन की बुकिंग है तो दूसरे दिन थोड़ी ज्यादा देर तक रुकने दिया जाएगा या नहीं? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद अगर अगले दिन कोई आने वाला है तो हमें उसके लिए रूम रेडी रखना पड़ेगा ना। यही दिक्कत है हमारी। हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अपनी बुकिंग करा कर आए। अधिकांश दिक्कत जो हमने देखी है, जो जितने हमारे हिल स्टेशन हैं, जो बिना प्लानिंग के, बिना रिजर्वेशन के टूरिस्ट आ जाता है, उसी को दिक्कत होती है और उसी की वजह से ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं, और ये भी, और साथ में अगर रिजर्वेशन वाला टूरिस्ट आएगा तो हमें पता रहेगा कि कितने लोग आ रहे हैं। जो भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि हमें पता रहेगा कितनी कैरिंग कैपेसिटी का भी हमें अंदाजा लग जाएगा। अगर मान लीजिए शिमला में 40,000 कमरे हैं या मसूरी में 20,000 कमरे हैं और हमें पता हो कि 20,000 टूरिस्ट की बुकिंग हो चुकी है और वो आ रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था बहुत पर्याप्त हो जाएगी, ट्रैफिक की भी, पानी की भी, सूवेज की भी, गार्बेज की भी। लेकिन क्योंकि हम सबकी मानसिकता है, हम इंडियंस की मानसिकता है कि नंबर 1 खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में, कि हम लास्ट मिनट पे ट्रैवल प्लान बनाते हैं और फिर सोचते हैं वहां पे जाके होटल ढूंढ लेंगे, शायद सस्ता मिल जाए, शायद बेटर मिल जाए, जो ऑनलाइन दिख रहा है वो कमरा ठीक है नहीं है, वो हम सबकी प्रवृत्ति है, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं। बिल्कुल, हमें इससे उभरना पड़ेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं भाई पहले से बुकिंग होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए जो वेकेशन अभी प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमें सारी चीजों को सोचना चाहिए। ऐसे में भाई उनके फायदे की भी बात सोचनी चाहिए। आंचल जी, इसमें आखिर में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जितना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से मेट्रोज में लाइफ है, एक ब्रेक बहुत जरूरी होता है, और वेकेशन जाहिर सी बात है, घर में बच्चे हैं, स्कूलों में छुट्टियां हैं, तो हर कोई वेकेशन प्लान करता है, लेकिन साथ ही साथ प्रकृति को भी बचाना है, ये भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं भी जब शिमला जाती हूँ तो होटल में ही बुकिंग करती हूँ, तो होटल तो बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो ये उन्होंने बहुत सही कहा कि जो लोग बुकिंग करते हैं एक मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि उनको पार्किंग स्पेस मिल जाती है। लेकिन एक तो ट्रैफिक का जो सीन होता है ना, ये जो उनके डेस्टिनेशन से और पहाड़ों के डेस्टिनेशन का जो सफर है, ये इसको थोड़ा मैनेजमेंट की बहुत जरूरी है। लेकिन हमने ऑलरेडी, क्योंकि आज 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, कल 2.5 लाख आएंगे, इस तरीके से, और हम पहाड़ तो नहीं काटते जाएंगे ना, क्योंकि पहाड़ की भी एक सीमा है। फ्रेजाइल बेचारे हिमालयन भाई बच्चे हैं ये पहाड़ जो है, ऊपर से अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन्स भी है ये, जितने भी हमारे फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं। तो हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिसमें से हमारी इकोनॉमी भी सही रहे और पर्यावरण बिल्कुल अनटच्ड
रहे, क्योंकि बिल्कुल। और आने ये वाली मुमकिन पीढ़ी जो कैसे है गुलाम सिंह जी, ये बताइए कि ये मुमकिन कैसे है कि भाई प्रकृति जो है वो अनटच्ड रहे, ये संभव है क्या? ये संभव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल यह है कि हम नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं। हमने 4 लेन बनाया, अनसाइंटिफिक तरीके से तबाही कर दी। हमने डैम बनाए, अनसाइंटिफिक तरीके से तबाही कर दी। हमने भुगती है ना 20 साल। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए पहाड़ का, उसका एक वैज्ञानिक तरीका है। दूसरी बात, कैरिंग कैपेसिटी एक सवाल है, ये सच है, और कितने लोग आ सकते हैं कितने नहीं आ सकते हैं उसको मानना चाहिए, तभी संभव होते हैं। अब कचरा का ढेर लग गया हमारे पूरे हिमालय में, खासकर हिमाचल में, हर शहर के चारों ओर कचरे का ढेर। प्लास्टिक एक तरीके से प्लास्टिक बैन कर देना चाहिए मेरे ख्याल से इन सब इलाकों में, तो बिल्कुल, ताकि बहुत हद तक हम पर्यावरण को नुकसान से बचा सके। अमनदीप जी, अगर आपकी तरफ से एक फाइनल कमेंट जानना चाहे कि क्या होना चाहिए ऐसे में। देखिए, मेरा तो मानना यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उस तरह से हो कि प्राकृतिक ब्यूटी को हम खराब ना करें। जैसा कि अभी 4 लेन रोड का सिस्टम है और लोगों की प्रवृत्ति है सड़क के किनारे भी कचरा फेंकते हुए जाते हैं, तो हमारे इस पहाड़ों के इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जो टूरिस्ट आते हैं। कुछ हद तक ऐसी प्लानिंग रहे कि टूरिस्ट अपनी गाड़ी लेकर के एक स्पॉट तक आए, उसके बाद चाहे हम लोग रोपवे का इस्तेमाल करें। चलिए, हमारे पास समय की कमी है और आप लोगों ने बहुत सही बातें कही, और मुझे लगता है कि यही वो टूरिस्ट है, जब वो फॉरेन डेस्टिनेशन जाते हैं तो तमाम नियम कायदे कानून वो फॉलो करते हैं, लेकिन अपने ही देश में वो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से नुकसान लोगों को होता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है और अपनी प्रकृति, अपनी संपदा को हमें बचाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ ये हुई ना बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।